जय हिंद साथियों, कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। आपके सीरीज चल रही है 2011 से 2024 तक, जो पिछले PYQ प्रश्न सीरीज है, इसमें आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आप बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सवाल हो जाएंगे, आप ये 5 सवाल यहीं से आपके निकल जाएंगे, इन्हीं में से वापस सवाल आ जाएंगे। देखो आप क्वेश्चन देखो, बिना औपचारिकता से मैं सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूं आपके। हाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? मैंने हर बार कहा है कि आप सही और नए वाला सवाल ढंग से पढ़ के चाहिएगा। हो सकता है कि आपकी जल्दबाजी हो जाए कि आप नई की जगह आपको है ही दिखे, इसलिए नई और है आपको क्लियर देखना है। ये शब्द युग्म है। शब्द युग्म में पहले ही कह देता हूं, कुछ एक विद्यार्थी पहले ही बार हो जाते हैं जिसको शब्द युग्म याद नहीं है। कुछ एक विद्यार्थियों को शब्द युग्म याद होता है लेकिन उसके बाद भी बार हो जाते हैं। क्यों बार होते हैं? कि उसको क्लियर याद नहीं होता कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है या इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अनिष्ट, एक तो ये ध्यान रखना है, ए उपसर्ग अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना है, बुरा। और एक यहां पर टे है, ध्यान रखना, यहां पर ठे है, अनिष्ठ है। तो इसको याद रखने का तरीका, निष्ठ निष्ठा, ए का मतलब होता नहीं और यहां पर होता है यानी कि निष्ठाहीन। याद रखने का तरीका, जब तक आप शब्द युग्म में नहीं अपनाओगे तब तक आपको शब्द युग्म याद होने वाले नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को शब्द युग्म याद रखने का सबसे पहला तरीका होता है कि शब्द युग्म को याद कैसे रखे। आपको कोई ना कोई अपना तरीका अप्लाई करने पड़ेगा कि भाई हमें ये शब्द युग्म इस तरीके से याद रहता है। उसके बाद में देखो, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा हुआ सवाल है। एक तो है अभिज्ञ और एक है आपके अविज्ञ। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये ध्यान रखना है, अच्छा सवाल इसलिए है, यहां का अभि का मतलब होता है, ध्यान रखना, पास, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है उसे ध्यान रखना अभिज्ञ कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ जानकार। लेकिन यहां पर देखो, इसका उल्टा है। कैसे? यहां पर इस ए का मतलब क्या है? इस ए का मतलब होता है नहीं, और यह है विज्ञ। विज्ञ का मतलब होता है, यानी वी का मतलब होता है विशेष, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जिसके पास विशेष ज्ञान होता है उसे तो क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। लेकिन आगे क्या दे दिया है? नहीं दे दिया है। जिसके पास विशेष ज्ञान नहीं होता तो फिर उसे हम अपन क्या कहेंगे? उसे कह देंगे अनजान। तो बहुत अच्छा सवाल हो गया। पहली बात तो ये वाक्यांश के एक शब्द में भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, उपसर्ग में भी पूछा। अभी किसी एग्जाम के अंदर इसको उपसर्ग में पूछ लिया था कि अभिज्ञ के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में ए कर दो तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें अभी उपसर्ग है, ध्यान रखना। और यहां पर ध्यान रखना, जो आपका उपसर्ग आ रहा है वो ध्यान रखना है ए उपसर्ग आ रहा है। तो दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके उपसर्ग में भी पूछा जा रहा है। और ये सवाल आपके कहां पर पूछा जा रहा है? विलोम शब्द में भी पूछा जा रहा है। और ये सवाल आपके अभी आप यहां पर कहां पूछा गया है? शब्द युग्म में पूछा गया है। और ये सवाल आपके कहां पूछा जा सकता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। यानी कि देखो, इस सवाल की कितनी वैल्यू आ रही है, कितनी जगह पूछा जा रहा है? 4 जगह पूछा जा रहा है। जब भी कोई क्वेश्चन की इतनी वैल्यू हो जाती है कि वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकता है। वापस देखो, उपसर्ग में ये पूछा जा रहा है, विलोम शब्द में पूछा जा रहा है, शब्द युग्म में पूछा जा रहा है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में देखिएगा, ये जैसे लिखा हुआ है सम, और एक लिखा हुआ है सम। इस सम का मतलब तो हो जाएगा, ध्यान रखना है, शांति। लेकिन इस सम का मतलब क्या हो जाएगा? सम्मान। ये बहुत अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। सम उपसर्ग में भी पूछा जा रहा है, सम हलंत में भी पूछा जा रहा है, 2 उपसर्ग में भी पूछा जा रहा है। ये सम याद रखने का तरीका फिर कैसे अपनाओगे? पहले तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि सम यानी शांति होता है, सम यानी समान होता है। फिर आप कैसे याद रखोगे कि यहां पर देखो से गांठ है, तो यहां पर भी क्या है? गांठ। फिर गांठ को गांठ से याद रखो। उसके बाद में देखिएगा, एक लिखा हुआ है ये कूच, एक ये लिखा कूच। तो यहां पर गलती हो रही है, क्योंकि ये जो कूच लिखा हुआ है, इस कूच का मतलब तो हो जाएगा स्तन, और ये जो ऊ की मात्रा बड़ी आ रही है, कूच, और इसका मतलब हो जाएगा प्रस्थान। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये गलत है, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया है। तो आप पूछा यही गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, यानी कि ये सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब ये याद रखने का तरीका, यहां तो ध्यान रखना, याद ऐसे क्या, सेना कूच कर गई, सेना ऐसा बोला भी जाता है।
कि सेना कूच कर गई, मतलब है कि सेना प्रस्थान कर गई, यानी कि यह सवाल 31 के अंदर डी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी शब्द शुद्धि का सवाल आता है और जिसमें दो दो तीन तीन ऑप्शन आता है तो सबसे अच्छा सवाल माना जाता है और सबसे हल्का सवाल माना जाता है। सबसे हल्का क्यों होता है? क्योंकि जहां दो दो तीन तीन ऑप्शन होते हैं उसमें एक एक ऑप्शन निकालना बहुत इजी होता है। इसलिए ऐसे सवाल से कभी मत घबराया करो। जहां ज्यादा ऑप्शन होते हैं वो सवाल सबसे हल्का होता है, क्योंकि उसमें से आप एक आधा ऑप्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाले देखो, यही देख लो। जैसे एक शब्द लिखा हुआ गत्यावरोध, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह शब्द लिखा हुआ है गत्यावरोध। अब यह शब्द वो विद्यार्थी सही कर पा रहा है जिसको संधि का नॉलेज है। कैसे देखो, आपको पता होना चाहिए संधि के अंदर हम जाते हैं तो ये यण संधि का उदाहरण है, और यण संधि में जाते हैं तो ये से पहले आधा, ये से पहले आधा और वे से पहले आधा है, तो संधि कौन सी? यण संधि। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये से पहले जो आधा होता है वो ई में जाता है। ठीक है, ये गया ई में, और फिर इसके पास में जो स्वर होता है वो हम लिखते हैं। हाँ, इसके पास था आ। अब हमें पता चला कि भाई साहब हिंदी के अंदर अवरोध जैसा शब्द ही नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के अंदर जो शब्द होता है वो शब्द तो होता है अवरोध। तो हमें पता चला कि यह शब्द गलत है। मित्रों, जब भी कोई शब्द गलत होगा तो गलत के साथ में गलत होगा, और जब भी कोई शब्द सही होगा तो सही के साथ में सही होगा। तो आपको पता चल गया गत्यवरोध शब्द सही है, ना कि गत्यावरोध शब्द सही है। अब आपको यह शब्द कैसे पता चला? जिस विद्यार्थी को संधि आती थी और यण संधि का नॉलेज था, उसे ही शब्द पकड़ में आ गया कि यार गत्यावरोध जैसा शब्द ही नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना, शब्द शुद्धि करते समय आपको संधि उपसर्ग प्रत्यय वाले उदाहरण आने चाहिए। यानी कि इसमें हमने एक शब्द को पकड़ लिया कि भाई ये शब्द क्या है? गलत है। जब ये गलत है तो ये पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि हमें तो सारे शब्द क्या चाहिए? शुद्ध चाहिए। अगला देखो, शब्द लिखा हो प्रज्वलित और त्योहार। बहुत अच्छे शब्द है और इन शब्दों में वजन है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वजन क्यों है? क्योंकि जब भी कोई पहले एग्जाम होता था उसमें सबसे ज्यादा आपको पेपर वाला शब्द पूछता था, वो पूछता था उज्जवल। फिर पेपर वाले ने धीरे धीरे अपना ट्रेंड चेंज किया और उसे पूछना उसने शुरू कर दिया प्रोज्वल को, और प्रोज्वल ज्यादा मित्रों याद है तो फिर उसने इस शब्द को चेंज करके फिर इसने पूछना शुरू कर दिया प्रज्वलित। अब देखो कैसे उसने अपना स्टैंडर्ड चेंज किया। शुरुआत के एग्जाम थे तो वहां पर उज्जवल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, धीरे धीरे उसने उज्जवल को धीमा किया और प्रोज्वल को ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। और प्रोज्वल और प्रज्वलित एक जैसे शब्द हैं, इसलिए वो प्रोज्वल दे देता है कभी कभार एग्जाम में, और प्रोज्वल ना देके कभी कभार प्रज्वलित दे देता है। तो तीनों ही शब्द आने चाहिए। अगर आप ये शब्द देखते हो तो जिस विद्यार्थी को संधि आती है, व्यंजन संधि, वो तो ये कर लेता है कि ये उत्तजन, और जिसको यहां पर गुण संधि आती है वो इसको ये कर लेता है। इसमें दो दो संधि हो गई, गुण संधि और व्यंजन संधि हो गई। लेकिन ये शब्द है, ये तो ये प्रत्यय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, यानी कि ये शब्द क्या है? प्रज्वलित। अब देखिएगा यहां पर प्रज्वलित शब्द तो सही था, लेकिन हमें दोनों ही शब्द शुद्ध चाहिए। यानी ये शब्द तो सही है, लेकिन ये शब्द क्या है? तिहार। आपको पता होना चाहिए तिहार के अंदर मित्रों एक मात्रा आती है, जबकि यहां पर कितनी मात्राएं दे दी? दो मात्रा दे दी, इसलिए ये शब्द भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो विशेष तौर से ध्यान रखना है, आप कोई भी त्योहार मनाते हो, त्योहार में कितनी मात्रा आएगी? त्योहार में एक मात्रा आएगी। उसके बाद में शब्द आ रहा है श्रृंखला और आशीर्वाद। दोनों ही शब्द गलत है, और ये तो आपने लगभग देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, जो क्रिकेट की श्रृंखला खेली जा रही है, त्रिकोणीय श्रृंखला, ये हर बार लिखा हुआ भी आता है। श्रृंखला और श्रृंगार दोनों ही ऐसे शब्द है जो एक जैसे हैं और पूछे भी जाते। आशीर्वाद का जिक्र मैंने कल ही आपको कर दिया। यह नारी शक्ति का श्रृंगार है, और नारियों को विशेष तौर से आभूषण से श्रृंगार ही पसंद होता है। श्रृंगार पूछा जाता है सवाल, और श्रृंखला आपको पता ही है क्रिकेट की होती है, त्रिकोणीय श्रृंखला, और दोनों ही शब्द एक जैसे हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, पूछे भी जाते हैं। श्रृंगार, एक तो ध्यान रखना है, हिंदी के अंदर कभी भी विशेष तौर से ध्यान रखोगे, रे और री का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। वापस ध्यान दीजिए, रे और री का प्रयोग एक साथ कभी भी हिंदी में नहीं किया जाता। अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ आता है तो वो गलत है। तो श्रृंगार होता है, ना कि श्रृंगार होता है।
नारी का श्रृंगार होता है, ना कि नारी का श्रृंगार होता है। याद रखने का तरीका, ये श्रृंगार है, सोड़ा श्रृंगार याद आपको रखना है। ये शब्द अच्छा शब्द है। जैसा ही श्रृंगार होता है वैसी ही श्रृंखला होती है। ये क्रिकेट की श्रृंखला होती है, त्रिकोणीय श्रृंखला, जहां पर आपको ये खूब सारा शब्द देखने को मिलेगा। और यहां पर ये शब्द क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये शब्द गलत है। आशीर्वाद का जिक्र मैंने कल ही कर दिया है। मैंने आपको कहा था कि भाई जहां पर रे का उच्चारण होता है वहां इंटू का चिन्ह लगा लो। जहां रे का उच्चारण होता है वहां इंटू का चिन्ह लगा लो, और जहां इंटू का चिन्ह लगाते हो उसके आगे रे लगा दो। जिंदगी में कभी भी ये शब्द गलत नहीं होगा। इसका जिक्र मैंने पहली क्लास में ही कर दिया है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि आपकी ये तीसरी क्लास चल रही है। तो पहली क्लास आप देख के आइए, वहां पर आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। यानी ये आशीर्वाद भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब दो शब्द लिखा हुआ आ रहा है, एक तो अतियुक्ति और एक लिखा हुआ आ रहा है निरवलम। बहुत शानदार शब्द है मित्रों, और मैं फिर कहता हूं कि ये उदाहरण तो शब्द शुद्धि में आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को ढंग से संधि आ रही है तो मैं ये मानता हूं उसको दोनों ही उदाहरण आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अतियुक्ति आपका जो उदाहरण है ये यण संधि का उदाहरण है। ये देखो, अतिदन उक्ति। अब देखो ये सवाल कितनी जगह आ रहा, कहां पूछा अभी पेपर वाले ने, शब्द शुद्धि में पूछा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हमने इसको क्लियर कैसे किया है, हमने इसको संधि से क्लियर किया है। लेकिन ये और कहां पूछा जा रहा है, ये और उपसर्ग में पूछा जा रहा है। मित्रों हिंदी बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ो, और बहुत सरल है, एक तरीके से पढ़ना चाहिए। उक्ति का मतलब होता है कथन, अति का मतलब होता है ज्यादा। बहुत सारे कथन होते हैं, उसे अतियुक्ति कहते हैं। यानी कि शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, संधि में पूछा जा रहा है, और उपसर्ग में पूछा जा रहा है। उसके बाद में दूसरा जो शब्द है वो है निरवलंब। बहुत शानदार शब्द है ये। इस शब्द में भी वजन है। वजन क्यों है वो सुनो। आपको पता होना चाहिए हर जगह लिखा हुआ आ रहा है निरावलंब। तो हम इसको क्लियर कैसे करेंगे, इसको संधि से क्लियर करेंगे। और संधि में भी देखो, आप दिमाग लगाया करो, कभी कभार ऐसा सीधा ही कि एक नंबर पे या तो नी है या दू है, और उसके बाद में अगर आपको चाहे रे पूरा दिखता है चाहे आधा दिखता है तो वहां पर विसर्ग संधि का चांस बनता है। वापस ध्यान दीजिए, एक नंबर पे नी और दू होना चाहिए, दो नंबर पर चाहे रे पूरा है चाहे आधा है तो चांस किसका बनेगा, विसर्ग संधि का बनेगा। तो आपको पता ही चल रहा है कि यहां पर ये देखो, एक नंबर पे नी है और दो नंबर पे रे, मैंने कहा चाहे पूरा हो चाहे आधा हो विसर्ग संधि होगी। अच्छा, विसर्ग संधि होगी तो फिर क्या करोगे, उपसर्ग होगा तो फिर क्या करोगे, शब्द शुद्धि होगी तो फिर क्या करोगे। तीनों ही चीज यहां पर समझ लो मित्रों। अगर संधि होगी तो हमें संधि दिखानी पड़ेगी, और संधि दिखाने के लिए हमें यह पता चल रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण आ रहा है। मैं फिर कह देता हूं, जहां आपको पूरा रे दिखता है उस रे को ध्यान रखना, इस रे में स्वर कौन सा है, ए। ये ले लिया हमने ए, और ये आ गया बार। और जैसे ही ध्यान रखना स्वर बाहर लेते हो तो रे गायब हो जाता है और उसकी जगह विसर्ग लग जाता है, आगे वापस नी लिखा जाता है और संधि हो जाती है विसर्ग। रे को गायब करना पड़ेगा, चाहे रे आधा आए और चाहे रे पूरा आए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है स्वर की मात्रा बार आ चुकी है और उसकी जगह रे की जगह विसर्ग आ चुका है। लेकिन अगर इसको उपसर्ग में जाओगे तो फिर कैसे करोगे, उपसर्ग में जाओगे तो आपको उपसर्ग दिखाना पड़ेगा मित्रों। कैसे, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से उपसर्ग रहेगा। तो बात समझ में आई है कि जब भी किसी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बार लेते हैं तो पीछे जो ध्यान रखना है, जो वर्ण बचता है वो आधा बचता है। उपसर्ग के लिए आपको हलन बताना पड़ेगा, विसर्ग के लिए आपको विसर्ग युक्त चिन्ह बताना पड़ेगा, क्योंकि विसर्ग युक्त जो चिन्ह है उसको आप कभी भी वर्ण में बदलोगे तो वो हमेशा आधे वर्ण के अंदर ही जाएगा। मेरी बात को वापस ढंग से समझ लीजिए। यहां उपसर्ग में जाओगे तो किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा बाहर लोगे तो जो आपका पीछे जो वर्ण बचेगा वो आधा बचेगा। उपसर्ग में जाओगे तो आपको वर्ण दिखाना पड़ेगा, संधि में जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना ये जो वर्ण है वो गायब करना पड़ेगा,
और उसकी जगह पहचान लगानी पड़ेगी कि ये विसर्ग की पहचान ऐसे है। अच्छा, विसर्ग की कभी भी आपको पहचान दिखती है, उसकी जगह आप वापस वर्ण बनाओगे तो ध्यान रखना वो वर्ण आधा ही बनता है। अब आप यहां कह दोगे गुरुजी आप आधा से पूरा कैसे बना रहे हो? ये आधे से पूरा इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें ए स्वर आ रहा है। जब भी किसी वर्ण में स्वर की मात्रा जुड़ती है तो वो वर्ण क्या बन जाता है? पूरा बन जाता है। लेकिन शब्द शुद्धि में आपके ध्यान रखना है, एक ऐसे भी लिखा हुआ आ रहा है निरावलंब, तो शब्द शुद्धि में अवलंब होता है ना कि अवलंब होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द भी सही है, ये शब्द भी सही है, और हमें यही पूछा गया था कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि 32 नंबर का जो 4 नंबर ऑप्शन है उसके 2 ऑप्शन है अतियुक्ति और निरवलंब, दोनों ही शुद्ध है। बाकी इजी सवाल था, थोड़ा सा हमने लंबा खींचा है इस उदाहरण को। अगला उदाहरण देखिएगा, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे सवालों से घबराया मत करो। वापस देखिएगा, अगर जिंदगी में कभी भी आप सकर्मक और अकर्मक पढ़ते हैं, मैं यहां पर परिभाषा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि परिभाषा से क्या करोगे, आपको तो सवाल सही करना है। और वैसे सकर्मक देखते हो तो से का मतलब होता है सहित कर्म, यानी करने वाला, जिसमें कर्म करने वाला उपस्थित होगा उसे सकर्मक कहेंगे। ए का मतलब होता नहीं कर्म करने वाला, जिसमें उपस्थित नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में चाहे सवाल आपके ध्यान रखना है अकर्मक का हो और चाहे सकर्मक का हो, आपको क्रिया से क्वेश्चन करने हैं। क्या करने? क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या करने वो भी सुनिएगा। आप क्रिया से 2 क्वेश्चन करोगे, या तो क्या से करोगे या किसको से करोगे। इससे अगर आपका उत्तर आ रहा है तो ध्यान रखना है, अगर आपका आंसर आ रहा है तो सकर्मक है, और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो अकर्मक है। और वापस ये ध्यान रखना है, ये देख लो मैंने कहा क्रिया चाहे वाक्य चाहे सकर्मक की स्थिति में हो चाहे अकर्मक की स्थिति में हो, आपको क्रिया से क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन, क्रिया से क्वेश्चन क्या करोगे, या तो क्या से करोगे या किसको से करोगे। इनमें से अगर एक क्वेश्चन का उत्तर आ रहा है तो सकर्मक, नहीं आ रहा तो अकर्मक। कैसे देखिएगा, किसान फसल काट रहा है, क्या का अब अच्छा पूछा गया है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी 3 सकर्मक है 1 अकर्मक का है। तो देखिएगा, किसान फसल काट रहा है, क्या काट रहा है, उत्तर आ रहा, देखो फसल काट रहा है, उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा मतलब ये सकर्मक है। ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उत्तर आ रहा है सकर्मक। ठीक है, मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, क्या पी रही है, चाय पी रहा है, उत्तर आ रहा है तो सकर्मक। अब बात आ रही है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, ध्यान रखना है, पक्षी। कौन उड़ रहा है, पक्षी। अब पहली बात तो ये मित्रों, आप इसको जल्दबाजी में उत्तर मत कर देना, ये पक्षी के उड़ने की जगह है, मतलब जगह है तो फिक्स है कि ये पक्षी का कर्म नहीं है, ये तो पक्षी का क्या है, स्थान है। स्थान है तो पक्षी के उड़ने की क्या हुई, जगह हुई। और जगह के जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, कहां से, और कहां से जब भी कोई उत्तर आएगा आपके तो वो उत्तर कहां चला जाएगा, अकर्मक के अंदर चला जाएगा। ये पक्षी के उड़ने का कर्म नहीं है, ये पक्षी के उड़ने की जगह है कि पक्षी कहां उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है। वह कहां चल रहा है, वह रोड पे चल रहा है, वह कहां चल रहा है, वह छत पे चल रहा है, ये कर्म नहीं है। इसका मतलब आप हमेशा ये ध्यान रखोगे, कहां से अगर आपको कोई उत्तर मिले तो आप ये ध्यान रखना है कि वो उत्तर अकर्मक में जाएगा ना कि सकर्मक में जाएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात और ये भी समझ लो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आगे आएगा सवाल ऐसा आपको समझाएंगे, क्या और कौन, इन दोनों का जवाब अगर एक आता है तो ध्यान रखना है अकर्मक है, और क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आता है तो सकर्मक है। वापस देखिएगा, क्या और कौन इन दोनों का जवाब एक आता है तो ध्यान रखना है अकर्मक है, क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आएगा उसके मैं आपको समझाएंगे ढंग से, अरे आप इतना समझ लो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है तो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये तो उड़ने की जगह है।
और जगह कर्म नहीं होती है, जगह स्थान होता है और ये अकर्मक में जाएगा। 3 सकर्मक के उदाहरण, 1 अकर्मक का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? यानी कि 3 उदाहरण सही है और 1 उदाहरण आपका गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी मत करा करो, बहुत इजी है। देखो पहला शब्द लिखा हुआ है नीति, नीति। कभी भी ये ध्यान रखना है मित्रों, जहां पर आपको एक मात्रा दिख रही है, संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आपने पहला काम कर लिया कि गुण संधि को पहचान लिया। ठीक, फिर दूसरा काम है कि यार गुण संधि तो हो गई है, लेकिन उसका संधि विच्छेद कहां से होगा? तो जहां पर आपने एक मात्रा देखी है वहीं से संधि का, गुण संधि का क्या हो जाएगा? विच्छेद। आपने दूसरा काम भी कर लिया कि यार गुण संधि का विच्छेद ऐसे किया जाता है। ठीक, अब आपका तीसरा काम क्या है वो देखो। तीसरा काम है कि ये जो मात्रा है ये ए की है या ओ की है। ए की मात्रा होगी तो प्लस के पहले ये ए में जाएगा और प्लस के बाद में ई में जाएगा। ओ की होगी तो प्लस के पहले ए में जाएगा और प्लस के बाद में ओ में जाएगा। वापस ध्यान दीजिए, यह मात्रा है किसकी? ए की है, ओ की है। अगर मात्रा ए की है तो आप ए के पास चले जाओ, मात्रा ओ की है तो आप ओ के पास चले जाओ। ए की मात्रा कभी नीचे नहीं आती है, ओ की मात्रा नीचे आती है। ये ए ऐसा स्वर है, इसको संयुक्त स्वर कहते हैं, इसको भी संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि हिंदी में जो संयुक्त स्वर होते हैं वो 4 होते हैं, 2 आपके यहां पर आ चुके। संयुक्त स्वर का मतलब होता है भिन्न स्वर है। ये ऐसे भिन्न स्वर हैं कि 2 स्वर हैं, दोनों ही असमान स्वर है। गुण संधि के अंदर भी संयुक्त स्वर होते हैं, वर्धी संधि के अंदर भी संयुक्त स्वर होते हैं, दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर होते हैं वो दोनों ही स्वर समान होते हैं। ये ए और ई से मिलकर ए बना है, ये ए और ऊ से मिलके ओ बना है। यानी कि ये ध्यान रखना भिन्न स्वर है। ये ए और ई से ओ बना है, ये ए और ऊ से ओ बना है, ये भिन्न स्वर है। अब ये छोटे बड़े हो सकते हैं, ये भी छोटा बड़ा हो सकता है। ये छोटे बड़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शब्द होने चाहिए, क्या होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि यार मात्रा तो यही आ रही है और ये पता है कि यार ये ऐसा स्वर है जो ए में और ई में जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये देखो, ये ना और ये इति। अब नए का मतलब होता है नहीं, इति का मतलब होता है समाप्त। जो नहीं कभी समाप्त होने वाला होता है उसे कहते हैं नीति। आपको पता है एक इति ये लिखा हुआ आ रहा है, एक इति ये लिखा, इसका मतलब तो होता है समाप्त और इसका मतलब होता है देवी प्रकोप। याद रखने का तरीका, पहले ये शब्द युगम भी हो गया कि इसका मतलब समाप्त होता है, इसका मतलब देवी प्रकोप होता है। पहले तो आप याद रखो इति का मतलब समाप्त होता है, इति का मतलब देवी प्रकोप होता है। फिर याद कैसे रखोगे शब्द युगम को? देवियों का प्रकोप बड़ा ही होता है तो यहां पर ई की मात्रा भी बड़ी है, तो फिर आपको यह याद रह जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा उदाहरण आ रहा है शीत ऋतु। मित्रों ध्यान रखना है, जहां पर ऋषि और ऋतु की जहां पर भी आपको ध्वनि मिले वो गुण संधि का उदाहरण माना जाएगा। चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, ऋतु की जहां पर भी आपको ध्वनि मिले वो सीधा सही, आप सीधा बिना देखे ही सीधा ही लगा दो कि ये गुण संधि का उदाहरण है। और ऋषि की जहां ध्वनि मिले, क्योंकि ऋषियों में गुण है इसलिए संधि कौन सी मानी जाएगी? गुण संधि। अब चाहे देवर्षि हो, चाहे राजर्षि हो, चाहे सप्तऋषि हो, चाहे कण्व ऋषि हो, कोई भी ऋषि हो, ऋषियों में गुण होते हैं इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। तो यह भी गलत नहीं है क्योंकि यह शीत ऋतु का उदाहरण आ रहा है और ऋतु की जहां पर भी आपको ध्वनि मिलेगी वो गुण संधि का उदाहरण, यानी यह भी सही है, यह भी सही है। उसके बाद में अगर आपको कहीं पर भी त्रय की ध्वनि मिले, त्रय की ध्वनि, तो आप सीधा ही समझ जाना कि वो उदाहरण आपके यण संधि का है। यहां पर देखो त्रय की ध्वनि आ रही है, त्रय की जहां पर ध्वनि आएगी वो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। और जहां त्रय की ध्वनि आएगी वो उससे पहले री में जाएगा और उसके बाद में उसमें जो स्वर होगा उसमें चला जाएगा। कैसे देखिएगा, मातृचा में त्रय की ध्वनि आई है, त्रय की ध्वनि आई है मतलब यण संधि है। जहां त्रय की ध्वनि आई है उससे पहले री में जाएगा। ये देखो मैंने इसको री में डाल दिया है, फिर मैंने कहा इसमें जो स्वर होगा वही लिखा जाएगा। इसमें ये देखो ई स्वर है, ये देखो ई लिख दिया मैंने स्वर, इसमें जो था वो मैंने लिखा, तो ये हुआ मातृचा। और सवाल तो हमें पहले से ही पता था कि त्रय की जहां ध्वनि आती है वो यण संधि का उदाहरण है, इसका मतलब ये भी सही है। अब गलती हमें सीधी सी स्पष्ट दिख रही है और बिना मतलब नकल कर सकते हो आप। यहां पर देखो, यहां पर लिखा है दू और यहां पर लिखा ए, लेकिन यहां पर क्या लिखा? आ।
जब यहां है ए है तो यहां पर आ कभी भी नहीं आएगा। आप देख के सीधा ही लिख सकते हो कि दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ये ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है और कई बार एग्जाम के अंदर इसको शब्द शुद्धि में भी पूछा है। यह ऐसा उदाहरण है जो शब्द शुद्धि में भी पूछा गया है और इसी उदाहरण को पेपर वाला उपसर्ग में भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है। और इसी उदाहरण को ध्यान रखना है वो वाक्य शुद्धि में भी पूछ सकता है, लेकिन आपके यहां पर कहां पूछा है, शब्द शुद्धि संधि में पूछा है, यानी ये आपके क्या है, गलत है। अवस्था होता है तो अवस्था तो होता ही नहीं, अवस्था होती है, ध्यान रखना। अवस्था आयु आप ऐसे बोलते ही हो, तो ये उदाहरण आपके गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से नहीं बना है। आप जिंदगी में ये ध्यान रखो, पेपर के अंदर ये फिक्स होते हैं, ये विशेष उपसर्ग। विशेष उपसर्ग का मतलब होता है अगर आप किसी भी पेपर के अंदर शु उपसर्ग की ओर जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये उपसर्ग आना चाहिए। अगर आप इस उपसर्ग की ओर जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये उपसर्ग भी आना चाहिए। अगर आप इस उपसर्ग की ओर जा रहे हो तो आपके दिमाग में ये उपसर्ग भी आना चाहिए। और अगर आप इस उपसर्ग की ओर जा रहे हो तो आपको इस उपसर्ग की ओर भी जाना चाहिए। उसी प्रकार आप इस उपसर्ग की ओर जा रहे हो तो आपको इस उपसर्ग की ओर भी दिमाग लगाना चाहिए। कहने का मतलब है अगर किसी ऑप्शन के अंदर आपको यह उपसर्ग नजर आ रहा है तो दिमाग लगाना कि उसी ऑप्शन में यह उपसर्ग भी है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में यह उपसर्ग दिख रहा है तो दिमाग लगा लेना कि उसी ऑप्शन में यह उपसर्ग है। चार में से है कौन सा, दिमाग पहले से ही सोच लेना। किसी दिमाग उपसर्ग में यह आ रहा है तो पहले से ही सोच के रखना ये भी कहीं है। और वैसे विसर्ग युक्त उपसर्ग एक ही जगह है जहां पर आपको ओ की ध्वनि दिखाई देती है, क्योंकि ये संधि है, ओ गायब होगा, विसर्ग लग जाएगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको अन हलंत दिख रहा है तो दिमाग लगा देना वहां पर अनु है, और किसी उपसर्ग में सम दिख रहा है तो दिमाग लगा लेना सम हलंत वाला उपसर्ग भी है। तो सीधी सी बात आ गई कि हमें परा वाला उपसर्ग नहीं है तो पर वाला यहां पर कहीं ना कहीं तो है। उपसर्ग करते समय मैंने आपको फिक्स कहा था कि आपको गैप दिखना चाहिए ऐसे। पहला नंबर तरीका है कि आपको खाली जगह दिखनी चाहिए, और खाली जगह से नहीं बैठ रहा है तो दूसरा नंबर आपका तरीका होगा कि उसमें संधि आपको दिखनी चाहिए। यानी एक नंबर तरीका काम आ रहा है तो आप सीधे चल लो, एक नंबर तरीका काम नहीं आ रहा तो उसमें दो नंबर तरीका है संधि वाला। कैसे देखिएगा, ये देखो, ये सीधा ही गैप से ही जा रहा, बिल्कुल सही है, इसमें परा है। ये देखो खाली जगह जा रही है, बिल्कुल गैप नजर आ रहा है, ये देखो परा है। ये देखो खाली जगह नजर आ रही और बिल्कुल सही जा रहा, पर है। इसमें मतलब यहां परा सही है, यहां परा सही है, यहां परा सही है। ये ऐसे आप इसको अलग करते समय सबसे बड़ी गलती तो है कि अलग करते समय पीछे वाला जो शब्द है उसको चेक कर लेना सही है या छोड़ते हो जोरा मर्जी से। बिल्कुल सही है। पीछे वाला शब्द छोड़ते समय दिमाग में ध्यान रखना कि सही तो है या ऐसे ही जोरा मर्जी चला रहे हो, बिल्कुल सही है। या पीछे वाला शब्द छोड़ते समय मूल शब्द को देख लेना सही है या ऐसे ही है। लेकिन यहां मैं कर रहा हूं वैसे ही कर दो तो पीछे वाला शब्द छोड़ते समय पता चलेगा या दीन का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहां पर परा उपसर्ग नहीं है, मतलब ये फिक्स हो गया कि ये क्यों, क्योंकि यहां पर परा उपसर्ग नहीं है, यहां पर जो उपसर्ग है वो पर है, क्योंकि ये उपसर्ग आपके दीर्घ संधि से निकल रहा है, परधन अधीन पराधीन। अब आपको पता चल जाना चाहिए, एक तो आपके यहां पर क्या क्लियर हो रही है, दीर्घ संधि क्लियर हो, और आपके क्या क्लियर हो रहा है, यही आपका क्या क्लियर हो रहा है, उपसर्ग। और आपके क्या क्लियर हो रहा है, ये ऐसा उदाहरण है जिसमें डबल दीर्घ संधि है। कैसे, यहां आप फिर जाते हो तो आपको पता चल रहा है कि यार अधीन में भी दीर्घ संधि तो है, अधीन में एक ही मात्रा बड़ी, ये फिर दीर्घ संधि आ गई। आपको फिर पता चला कि यार ये अधीन तो शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है कि अधीन होता है कि आधीन होता है, पराधीन स्वाधीन जैसे उदाहरण होता है। उसके बाद में आपको फिर पता चला कि अधि उपसर्ग है, तो फिर सोचो इस शब्द के अंदर कितना वेटेज है और कितना वजन है और कितनी तरीके से यह सवाल पूछा जा रहा है। यानी 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो आपका सवाल गलत है वो पराधीन है। वजह क्या है कि 3 जगह परा उपसर्ग है, यहां पर है। आगे देखिएगा मित्रों, अगला सवाल आ रहा कि इनमें से किस शब्द युगम का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, मतलब 3 जगह सही है और एक गलत है। शब्द युगम में फिर वही बात है कि आपको याद करने हैं और फिक्स याद करने, ज्यादा पढ़ना नहीं है। यहां देखो बदन, अब आपको भी पता है बदन
बदन का मतलब तो शरीर होता है, ये तो लगभग आपको पता ही है। और वदन के सितारे उसका मतलब होता है मुख। एक होता है बदन, आपका बदन है ही है, एक होता है वदन यानी मुख, यानी ये तो सही है। उसके बाद में कृत, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, कृत कृत्य कैसे लिखा जाता है। तो कृत का मतलब तो सही है, किया हुआ है, और क्रीत का मतलब होता है माल को खरीदना, इसका मतलब है ये भी क्या है, सही है। और बहुत इजी सवाल दे दिया ये वाला, कैसे, क्योंकि आपको ही पता है अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग होता है, इसने उल्टा करके दे दिया, इसलिए ये सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। हालांकि दिया है आग हवा, लेकिन उल्टा क्रॉस करके दे दिया, क्योंकि अनिल का मतलब हवा होता है, यहां पर लास्ट में लिख दिया, इसलिए ये सवाल गलत हो गया। उसके बाद में तो पहले ही देखो हल्का सवाल था, पता चल गया ये, हालांकि ये वाले हार्ड थे, नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया था, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ रही यहां पर। फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, स्रोत होते हैं, ये लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान रखना। स्रोत का मतलब झरना होता है, स्रोत का मतलब स्तुति होता है, याद कर लेना, क्योंकि थोड़ा हार्ड शब्द हो सकता है, ऐसा हल्का ना दे, हो सकता तो आप इसको फंस जाओ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्म क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका आपके क्रिया का, और मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि क्या किसको क्रिया से क्वेश्चन पूछोगे तो सकर्मक है, क्या किसको क्रिया से क्वेश्चन पूछा नहीं आया उत्तर तो अकर्मक है, क्या और कौन दोनों का जवाब एक आ रहा है तो अकर्मक है, क्या और कौन दोनों का जवाब अलग आ रहा है तो सकर्मक है। चलो देख लेते हैं यहां पर। रमेश भोजन कर रहा है, रमेश क्या कर रहा है, रमेश भोजन कर रहा है, उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये तो सकर्मक है। और पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, मतलब पहला ही क्वेश्चन सही हो गया। फिर भी देख लेते हैं, देखो रेशमा बदायूं जा रही है, रेशमा कहां जा रही, ये कहां वाले उत्तर अकर्मक में आते हैं, इसलिए गलत। तारे टिमटिमा रहे, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन टिमटिमा रहे, तारे टिमटिमा रहे, क्या टिमटिमा रहे, तारे टिमा रहे, टिमटिमा। मैंने कहा क्या और कौन दोनों का जवाब एक आ रहा है तो अकर्मक है, क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आ रहा है तो सकर्मक है, इसलिए ये एक आ रहा है जवाब, इसलिए क्या हो गया, अकर्मक हो गया। बड़े ढंग से समझ लेना, ध्यान रखना, बिल्कुल इजी तरीके से सकर्मक अकर्मक मैं ये मानता हूं कि आपका टॉपिक ही पूरा हो गया, क्योंकि इतने से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही, कौन बह रही है, नदी बह रही, क्या और कौन दोनों का जवाब एक आता है तो ध्यान रखना है उत्तर क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। और क्या और कौन दोनों का जवाब अलग अलग आता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। ये सीधा सा ही आपको पता है कि दुर्घटना, हालांकि आपको शब्द आए ना आए, लेकिन आपको सीधा ही पता चल रहा है कि एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना हो रहा है, जबकि यहां पर एक्सीडेंट जैसा शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए शब्द गलत हो गए। आपको सवाल नहीं आ रहा, लेकिन ये दुर्घटना की वजह से आ रहा है, क्योंकि हल्का शब्द दे दिया है, और हल्का शब्द दे दिया है तो क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है, मतलब है कि तीन उदाहरण गलत हैं, एक सही है। उत्तर धन आयन, बहुत इजी क्वेश्चन है रे ये तो। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो उत्तरायण हो जाएगा, ये ने यहां पर गलत हो गए। ये गलत क्यों हो गया, रे के साथ में कभी भी ने का संगम नहीं होता, ध्यान रखना। रे की ध्वनि होगी, जहां रे की ध्वनि होगी वहां ने का संगम साथ में है तो ने आएगा, अलग है ये इनसे अलग तो ये ने में चला जाएगा, नहीं। वापस सुनिएगा, रे जब भी होगा तो उसके साथ में ने ही रहेगा, रे इससे अलग हो जाएगा तो ये ने में चला जाएगा। अब यहां पर साथ में है तो ने आना चाहिए, नहीं आया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तथैव आपको ही पता है, आ और ए जाता है तो आई में जा रहा है, यानी डबल मात्रा आनी चाहिए, डबल मात्रा मतलब वर्दी संधि होनी चाहिए, जबकि मात्रा यहां पर एक ही दे दी तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये देखो बनी हुई संधि के अंदर ध्यान रखना, ये जैसे उदाहरण है, ये इस तरीके से है, सतदन मति, अच्छा उदाहरण है, आपको आना भी चाहिए। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखो किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, ये पहला प्लस प्लस, अच्छा किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला पहला ठीक है, उसके साथ हलंत हलंत ठीक है, प्लस प्लस ठीक है, उसके सामने क्या आना चाहिए, पांचवा आना, ठीक है, ये तो लग ही रहा। तो जो पहला है वो अपने परिवार के पांचवे में चला जाएगा, यानी बनी हुई संधि में अगर आपको 55 नजर आ रहे हैं तो व्यंजन संधि है। वापस ध्यान से देखिएगा,
किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, ये देखो पहला है, पहले के साथ हलंत होना चाहिए, ये देखो हलंत भी है। फिर मैंने कहा प्लस, ये देखो प्लस भी आ गया। फिर मैंने कहा कि सामने पांचवा होना चाहिए, तो ये देखो में पांचवा है, तो ये शर्त तो मंजूर हो चुकी है। तो फिर क्या करना है, तो ये जो पहला है ये अपने परिवार के पांचवे में चला जाएगा, और इस तय के अपने परिवार का पांचवा तो नहीं है, ठीक है। मैंने कहा जब भी कोई वर्ण आधा होगा तो मित्रों ध्यान रखना उस वर्ण का आधा ही आएगा। वापस ध्यान दीजिए, जब भी कोई वर्ण संधि विच्छेद में आधा आ रहा है तो बनी हुई संधि में जब तक वो स्वर में नहीं मिल रहा है तो आधे का आधा ही रहेगा। यानी कि अगर आप इसको आधा करोगे तो अपने परिवार का आधा तो ये नहीं है, ये देखो आधा, ये संधि बनाई और ये बन गई संधि, क्या बन गई, सन्मति। और मैंने आपको कहा था कि बनी हुई संधि में आपको 55 नजर आने चाहिए, ये देखो बनी हुई संधि में 55 नजर आ रहे। 55 कैसे, ये बनी हुई संधि का पांचवा है, ये भी बनी हुई संधि का पांचवा है, यानी बनी हुई संधि के अंदर आपको 55 नजर आ रहे हैं कहीं पर भी, तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी। जबकि ऐसा यहां पर लिखा नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा आपके ध्यान रखना है यही है, तो ये आपका क्या हो गया, सही विकल्प हो गया सदगति। बिल्कुल इजी है, ध्यान रखना, बस पढ़ाने वाला कोकुंडा होना चाहिए, ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद में देखिएगा इनमें से किस विकल्प में संधि सही है। ये पहले वाला क्वेश्चन आपके फिर आ चुका, देखिएगा। दिक् मंडल बहुत इजी है, एक बार ढंग से पढ़ लो आप। दिक् धन मंडल, अगर आपने पीछे वाला सन्मति वाला उदाहरण ढंग से पढ़ा है तो मैं ये मानता हूं आपको ये उदाहरण समझ में आ गया। कैसे, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला, ठीक है साहब पहला है, ये क्या पहला है, फिर उसके साथ क्या होना चाहिए, ये देखो अलंत, ये साहब अलंत भी है, ठीक है। उसके सामने पांचवा, बिल्कुल पांचवा भी आ रहा है, तो ये पहला है जो अपने परिवार के पांचवे में चला जाएगा, मतलब है कि बनी हुई संधि में 55 फिर बन जाएंगे। इसके अपने परिवार का जो पांचवा है वो यही है अंग। एक आपके ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही अलग अलग, ये अंग है और ये डा है, ये सड़क में बोला जाता है और ये दिनांक में बोला जाता है। कै परिवार के अंदर डे कभी नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कै परिवार के अंदर अंग आता है। यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिखा जाएगा आपके दिंग मंडल। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया, और ये बनी हुई संधि में आपको 55 नजर आ गए। यानी यहां पर ये कह रहा है कि सही है, ये तो सही है नहीं, क्योंकि यहां पर तो गै में बदल दिया, इसलिए ये गलत हो गया। फिर अगला उदाहरण आ रहा है एक एक, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया इसने, क्योंकि आपको ही पता है कि एक एक में डबल मात्रा आ रही है, और जहां पर आपको दो मात्रा दिख रही है वो उदाहरण आपके वर्दी संधि का हो रहा है, ठीक है। जहां दो मात्रा दिखती है वहीं से संधि का क्या करना चाहिए, विच्छेद करना चाहिए। विच्छेद करते समय आपको यह पता होना चाहिए कि ये मात्रा आई की है, औ की है। मित्रों आई की मात्राएं कभी नीचे नहीं आती हैं, लेकिन औ की मात्राएं नीचे आती है। आपको पता चल गया कि ये आई की मात्रा है और आई की मात्रा नीचे नहीं आती। अब आपको यह भी पता चल गया कि यहां पर ये आई आया है, और आई एक ऐसा स्वर है कि प्लस के पहले ए में जाता है और प्लस के बाद में ए में जाता है। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो हम यहां पर अगर शुद्ध करें तो क्या लिखा जाएगा, एक धन एक। ये देख लो आपके एक धन एक, ये प्लस के पहले आ है, ये प्लस के बाद में ए है, ये छोटा बड़ा हो सकता है। ये छोटा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और हमें सही पूछा है तो सही तो लगभग आ ही चुका है, ये आपका सही है। लेकिन फिर भी आपके चारों ही उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण लिखा हुआ आ रहा है स्त्री धन उचित स्त्रियोचित। मित्रों यहां पर ये गलती ये हो गई थी, ये ध्यान रखना, स्त्रियोचित लिखना चाहिए था, ये पर त्रय पूरा कर दिया, इसलिए ये शब्द आपके क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद में हमने एक पहला उदाहरण अभी इससे पहले किया था मातृचा। जैसा मातृचा था वैसा ही उदाहरण पितृचा था, क्योंकि बनी हुई संधि के अंदर अगर आपको कहीं पर भी त्रय नजर आता है तो वो यण संधि का उदाहरण माना जाता है। और यहां पर तो वैसे त्रय दिया ही नहीं है, सीधा ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, यानी गलत हो गया। यानी पूछा गया था 40वें में कौन सा सवाल सही है, एक एक आपके वर्दी संधि का उदाहरण सही है। अगला उदाहरण देखिएगा मित्रों, निम्नलिखित में से किस शब्द में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, जैसे निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। वैसे तो प्रत्यय की बात की जाती है तो एक अच्छा शब्द दे दिया यहां पर कार,
लेकिन पहले ही शब्द की ओर हम जाएं तो हमारी यही गड़बड़ नजर आ जाती है। कैसे गड़बड़ आ जाती है? क्योंकि इस शब्द को तोड़ते हैं तो यह बनता है निर्ह धन आकार, और इसको हम उपसर्ग में लेके जाते हैं तो यह बनता है निर आ और कार। अब हमें पता चला कि यार ये तो ऐसा शब्द बन गया, क्योंकि निर आपको ही पता है कि उपसर्ग है और आ आपको भी पता चल गया उपसर्ग है। और जब किसी शब्द के अंदर दो दो उपसर्ग आ रहे हैं और प्रत्यय और उपसर्ग से शब्द का काम नहीं चलता, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग से कभी शब्द नहीं बनता जब तक उसमें मूल शब्द नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि मूल शब्द के बिना वो शब्द अर्थ कैसे दे रहा है? क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग का तो कोई वजूद है ही नहीं जब तक उसमें मूल शब्द नहीं है तब तक। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपको कार है वो प्रत्यय के रूप में नहीं दर्शाना पड़ेगा, यहां पर जो कार है आपको वो मूल शब्द के रूप में दर्शाना पड़ेगा। और हमें यही तो पूछा गया था कि किस में कार प्रत्यय नहीं है। यहां पर कार प्रत्यय नहीं है, यहां पर मूल शब्द है, इसलिए ये पहले वाला शब्द ही आपके क्या हो गया? गलत हो गया। 41 में आपका ए नंबर सवाल सही है। यहां पर आप देखना चाहते हो तो ये सलाहकार, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। दस्तकार, ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। पेशकार, ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। पढ़ने से ज्यादा किसी भी सवाल को करने का तरीका अगर आप सीख लेते हो और कम पढ़ते हो तब भी आपके सवाल सही हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुकृति का विलोम शब्द है, ये तो इजी सवाल दे दिया। ये विलोम उपसर्ग है, सु आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग युक्त शब्द होगा तो विलोम शब्द में चांस बनेगा कि वो उपसर्ग युक्त ही वापस आएगा और उसी का उल्टा आएगा, यानी दुष्कृति हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया ये भी, लेकिन आपको 3 इसमें शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है। संतुष्ट, जिंदगी में हमेशा संतुष्ट ही रहना चाहिए और संतुष्ट जीवन ही जीना चाहिए, ध्यान रखना है। सादा जीवन और उच्च विचार है, और आपके ध्यान रखना जहां हो जिंदगी में वहीं संतुष्ट हो तो वो आपकी जिंदगी बेहतर लाइफ है, यानी संतुष्ट शब्द सही है। उसके बाद में ये देखो, लक्ष्मण की गर्लफ्रेंड आ चुकी है शूर्पणखा। ये आरएस मेंस के अंदर भी पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि इसमें शूर्प, ये सवाल तो इस तरीके से है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है नखा, यानी सूप का मतलब होता है साजड़े, नख का मतलब होता है नख, जिसके साजड़े के समान नख होता है उसे शूर्पणखा कहते हैं। शब्द शुद्धि का उदाहरण है। आरएस मेंस में संधि में भी इसको पूछा गया है। ये उसके बाद में, यानी ये सही है, ये भी सही है, और ये ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। और आपको आना चाहिए याद रखने का तरीका, ज्योत्सना को आप याद कैसे रखोगे। इसमें जे आधा है, ते आधा है, से आधा है, और फिर आपको ऐसे याद रखना। ज्योत्सना याद करते समय, लिखते समय आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, जे आधा है, ते आधा है और से आधा है, यानी ज्योत्सना। ज्योत्सना किसका पर्यायवाची है? ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है, ठीक है। यानी इसमें गलत कौन सा हो गया? इसमें गलत आपके पृष्ठभूमि हो गया। कैसे गलत हो गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर टे नहीं थे आएगा, ये पृष्ठभूमि होता है। जैसे आप लिखते हो ना कि वरिष्ठ अध्यापक आएगा, वरिष्ठ अध्यापक आएगा, ध्यान रखना। उसी प्रकार होता है ना, घनिष्ठ मित्र होते हैं, ध्यान रखना। घनिष्ठता नहीं होता, घनिष्ठा होता है। उसी प्रकार कहते हैं ना कि स्वादिष्ट भोजन होता है, ध्यान रखना। उसी प्रकार कनिष्ठा लिपिक होता है, ना कि कनिष्ठा होता। तो कनिष्ठ लिपिक, घनिष्ठ मित्र, स्वादिष्ट भोजन, पृष्ठभूमि और वरिष्ठ अध्यापक, ये ऐसे शब्द हैं जहां पर टे की ध्वनि ना आकर ठे की ध्वनि आती है। इन उदाहरणों को अगर आप थोड़ा सा बोलते हो तो आपको समझ में आ जाता है। यानी इसमें जो गलत है 43 नंबर के अंदर बी ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार देखिएगा, इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? इसका मतलब होता है स्थगित करना है, यानी किसी भी सभा है जैसे संसद की, उसको स्थगित किया जाता है, किसी भी कार्य को, उसको एडजॉर्न करना कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? यानी 3 सही है और 1 गलत है। सर्वेक्षण गुण संधि का उदाहरण है सर्वधन इक्षण। ध्यान रखना है, इक्षण में ई की मात्रा बड़ी होती है, ईश में ई की मात्रा बड़ी होती है, इक्षा में ई की मात्रा बड़ी होती है, इंद्र में ई की मात्रा छोटी होती है। उसी प्रकार ध्यान रखना, उष्मा में ऊ की मात्रा बड़ी है, उषा में ऊ की मात्रा छोटी है। उसके बाद में पुत्रेषणा बनी हुई संधि में सही है, क्योंकि 2 मात्रा है। पुत्र की जो प्राप्ति, पुत्र की जो इच्छा होती है उसे पुत्रेषणा कहते हैं। हर पिता को ये इच्छा है जो पूरी होनी चाहिए, ध्यान रखना है।
लेकिन यहां पर गलती ये हुई कि शब्द शुद्धि के अंदर जो ऐषणा जो शब्द लिख दिया था वो गलत लिख दिया था, क्योंकि ऐषणा का मतलब इच्छा होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी ये गलत विकल्प हो गया। इसका मतलब ऑप्शन तो ये पकड़ा गया है कि किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद, यही संधि विच्छेद, और इसने संधि विच्छेद ही पूछा कि गलत संधि विच्छेद, मतलब ये देखो यही गलत संधि विच्छेद है। उसके बाद में उपयुक्त यण संधि का उदाहरण है उपरिधन उक्त। उपरी मतलब ऊपर, जो उक्त का मतलब होता है कथन, जो ऊपर जो कथन लिखे हुए होते हैं उसे उपयुक्त कहते हैं, यानी ये सही है, ये सही है। आशातीत यानी आशाधन अतीत, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जो आशा से परे हो जाते हैं, आशा से अतीत चले जाते हैं, उसे आशातीत कहते हैं। यानी इस प्रकार से मित्रों आपके ध्यान रखना है 15-15 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। 2011 से लगाकर 2024 तक जो आए हुए क्वेश्चनों का समावेश है, और आपको यहां पर भरपूर फायदा मिलेगा। अगर आपने ये 4-5 क्लासें ही ढंग से देख ली तो आपके 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पे सही हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए आराम से। जय हिंद, जय भारत।